हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है जनरली बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, एंजाइटी होती है, डर भी लगता है कहीं एग्जाम में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ और लेंथी क्वेश्चन पूछे गए तो क्या मैं एग्जाम टाइम में कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं। लेकिन जो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, सीआरएमटीएस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जीत सीरीज के वीडियो देख रहे हैं, जो 90 शॉर्ट्स में आपके लिए लास्ट मंथ में अपलोड कर रहा हूं उन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, लगातार जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये 3 सीरीज जो है इसमें सारे मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो नीट 2025 एग्जाम में या तो एज इट इज पूछे जा सकते हैं या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या ऐसे पॉइंट्स मैं आपको साथ में बता रहा हूं जहां पे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है। तो साथ में अच्छे से आपका इफेक्टिव रिवीजन हो रहा है, आपका मिस्टेक एनालिसिस हो रहा है, हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड सीख रहे हैं, तो इससे बच्चों का लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जो जीत सीरीज हमने स्टार्ट की है, जीत सीरीज से बच्चों को यह बेनिफिट हुआ है, बाई चांस अगर पहले के कंपैरिजन में नीट 2025 में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमारे बच्चे इजीली सोल्व कर पाएंगे क्योंकि जीत सीरीज में हमने जेईई मेंस के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लेंथी क्वेश्चन भी किए हैं, टफ क्वेश्चन भी किए हैं, इवन इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सोल्व कर लिए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हर बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है। लगातार मेरे पास बच्चों के कॉल्स, मैसेज और कमेंट में देख रहा हूं, पॉजिटिव कमेंट बच्चे करते हैं कि अब हमें मजा आ रहा है, अब हमें केमिस्ट्री में तो बिल्कुल डर ही नहीं है, केमिस्ट्री में तो हम 180 आउट ऑफ 180 करके आएंगे। देखो मैंने पहले दिन से बोला था, आप बस फॉलो करते रहे, मैं हर बच्चे का केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कराने वाला हूं। और जिन बच्चों ने ओनली सीआरएमटीएस, जीत सीरीज और 90 शॉर्ट्स भी देखे होंगे ना, वो हर बच्चा 160 प्लस करके आएगा डेफिनेटली, आप इस बात का यकीन करना। बाकी 4th मई को आपको वीडियो पे आके कमेंट करके खुद बताना है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आपका कोई और सजेशन है या आपको लगता है कि मैं आपकी और ऐसे हेल्प कर सकता हूं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में आपको यह भी लिखना है कि जो जीत सीरीज के वीडियोस हैं ये कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं, रिवीजन में हेल्प करते हैं, या आपकी टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी को इंप्रूव कर रहे हैं, या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करा रहे हैं, या आपके मिस्टेक का अच्छे से एनालिसिस हो रहा है। जो भी आपका पॉइंट है वो आप एक बार प्लीज ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका ऑनेस्ट फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन है, मेरा इंस्पिरेशन है, मेरी एनर्जी है। जितना अच्छे से आप अपना फीडबैक देंगे उतना ज्यादा अच्छे से फोकस होकर के मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। बाकी आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूं। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और ज्यादा हेल्प आपकी करने वाला हूं। और ऐसे बच्चे जो आपके जूनियर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, जो अभी क्लास 12th पास करके आए हैं या 12th में एडमिशन लिया है, उनके लिए ऑलरेडी मैं चैंपियन बैच बीवाइज क्लासेस ऐप पे लॉन्च कर चुका हूं। आप अपने छोटे भाई बहनों को उस बैच के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो बच्चे इस वीक में चैंपियन बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे स्पेशल मेरी तरफ से डिस्काउंट ऑफर है। मैंने जिसमें आपको 4000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ज्वाइन करना है, वो क्या करेगा, सिंपली बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेगा, और बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन अप करके या लॉगिन करके कोर्सेज में जाना है, चैंपियन बैच पे क्लिक करना है, चेकआउट करके वहां पे पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको एक्स्ट्रा 4000 डिस्काउंट मेरी तरफ से अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है, वो 7340250250 इस नंबर पे 250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकता है, ठीक। तो प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। और आप तो हमेशा मेरा साथ देते ही हैं, उसके लिए थैंक यू है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीत सीरीज का 4th वीडियो। आज के सीरीज में 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन आपको आज जबरदस्त मिलने वाला है, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन जबरदस्त मिलने वाले हैं, और आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया जीत सीरीज में आपके ओनली जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस है,
और वो क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं, या इवन नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आईआईटी एडवांस के ऐसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वो मैं आपको सीआरएमटीएस टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं, जिसमें 10 मेजर टेस्ट और इनके वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज आप नीट 2025 के 10 मेजर टेस्ट और इनके वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट जरूर देख के जाना, क्योंकि सीआरएमटीएस प्योर आपकी नीट एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। जबकि जीत सीरीज में थोड़े से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, करें स्टार्ट फिर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये 1 ब्रोमोप्रोपेन दिया गया है, जिसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ कराने पे प्रोडक्ट A बनता है, और AgCN के साथ रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट B बनता है। A और B क्या प्रोडक्ट होंगे वो आपको बताना है। देखो ये आपका एल्काइल हैलाइड का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपके सीआरएमटीएस टेस्ट सीरीज में मैं 2-3 बार इस पैटर्न में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जेईई मेन 2025 में आ चुका है, इसलिए हम जीत सीरीज में भी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए एक काम करूंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, एग्जामिनर कैसे यहां से असर्शन रीजन फ्रेम कर सकता है वो भी बता दूंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखो भाई, इसमें आपने एल्काइल हैलाइड वाली एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, KNO2 के साथ करवाते हैं। KNO2 क्या है भाई, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें K प्लस मिलेगा और ये NO2 माइनस, NO2 माइनस में यहाँ पे ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल काम करते हुए एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक, और जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, AgNO2 के साथ कराएंगे। Ag के जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये, कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे आएगा AgON डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है। अब उसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, लेकिन इसमें आपका ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें एनायन नहीं बन रहा, तो नाइट्रोजन खुद यहाँ पे किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जाके एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, NSR रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। ऊपर वाला क्या है, ये हमारा एल्काइल नाइट्राइट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। ये भी एग्जामिनर आपसे चाहे तो पूछ सकता है। ठीक, फिर इसके बाद जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, KCN के साथ कराएंगे। KCN भी आयोनिक कंपाउंड होता है, इसमें K प्लस और साइनाइड आयन बनेगा। साइनाइड आयन जो आपका बनता है, इसमें कार्बन के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी है, तो दोनों डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें एल्काइल साइनाइड भी बन सकता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमेशा इसका क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब यहां पे कार्बन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन डोनेट करता आकर के तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल्काइल साइनाइड बनेगा, ना कि एल्काइल आइसोसाइनाइड। जबकि पॉसिबिलिटी दोनों की थी, मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्काइल साइनाइड ही बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो असर्शन रीजन भी एग्जाम में यहां से आ सकता है। क्या आ सकता है, when alkyl halide is treated with KCN then alkyl cyanide is formed as major product। असर्शन सही है। अब रीजन में एक तो कई बार ये लिखता है KCN is an ionic compound, ये भी सही, इसको एक्सप्लेन भी करेगा। और अगर डीप में पूछा जाए तो कई बार ऐसा लिख देता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो लिख दिया KCN is ionic compound, it can form both alkyl cyanide as well as alkyl isocyanide, but alkyl cyanide is major product because कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ऐसा आएगा तो ये रीजन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कर लेंगे भाई सोल्व। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में एक बार दिखा भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। डायरेक्ट देखो आपके जेईई मेंस में आया तो नीट में भी आ सकता है। AgCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, AgCN हमारा क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे साइनाइड आयन नहीं बनेगा। आप जानते हो ये जो Ag है ना,
Ag क्या डी ब्लॉक का कैटायन है, और डी ब्लॉक के कैटायन जो होते हैं उनकी एस ब्लॉक के कैटायन के कंपैरिजन में पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, फेजान रूल में हमने सीखा है। तो इसलिए Ag क्या करेगा, यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, और इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड ऐसे बन जाता है। बोलो कोई डाउट नहीं है? अच्छा, मैं इतना डिटेल में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी चौथी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको CRMTS और इसको मिला के, जीत सीरीज को मिला के, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, किसी बच्चे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को पीछे समझ में नहीं आया उसका भाई अब क्लियर हो जाएगा, जिसको समझ में आया है उसका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे AgNO2 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, AgNO2 के साथ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, ए नाइट्रो एल्केन। ठीक, और AgCN के साथ क्या बनेगा, AgCN के साथ आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, आइसोसाइनाइड। अब चेक कर लो, 1 ब्रोमो प्रोपेन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे AgNO2 की, तो ये नाइट्रो एल्केन बन रहा है, कौन से में, ये वाले में। तो फर्स्ट तो सही है, ये वाला सही है। और AgCN के साथ क्या होगा, ये बनेगा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका फर्स्ट ही आ गया। और कोई अगर मेरे से पूछे कि कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, तो भाई मैं सिंपल आपको बोलूंगा ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आंसर 1 है और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। आप लिख सकते हो नीट 2025 में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है नीट 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस में तो आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, सिंपल, जब 1 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराई जाती है, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा, और AgCN के साथ कराएगी तो क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। कर देंगे भाई, तो आंसर पहला आ जाएगा, ये नाइट्रो एल्केन है, 1 नाइट्रो प्रोपेन हो गया, और ये आपका आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक, अच्छा, इसकी जगह KNO2 लेते, KNO2 तो आयनिक होता है, ये एनायन बनाएगा NO2-, जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करेगा अपना लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए, अल्काइल नाइट्राइड बन जाता है। और जब आप RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयन नहीं देगा, तो नाइट्रोजन ही जाकर के डोनेट करेगा, तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। और ऐसे ही KCN में क्या है, साइनाइड आयन बनेगा, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, फिर भी कार्बन डोनेट करता है, एल्काइल साइनाइड बनता है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्टेबिलिटी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये आपके NCERT में लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। एल्काइल हैलाइड AgCN के साथ क्या बनाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक, एक बार जाओ तो NCERT में चेक कर दो, ये आपकी NCERT है एल्काइल हैलाइड चैप्टर की। ये देखो यहाँ पे KCN के साथ क्या बनता है, साइनाइड बनेगा, AgCN के साथ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, KNO2 के साथ आपका एल्काइल नाइट्राइड बनता है, AgNO2 के साथ आपका नाइट्रो एल्केन बनता है। और नीचे ये रिएक्शन भी देखिए, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है दोनों। ये देखो, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट, व्हाइल AgCN forms आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। अब इसमें देखो, KCN is predominantly ionic and provide cyanide ion in solution. Although both carbon and nitrogen atom are in a position to donate electron pair, the attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since carbon is more stable than कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। However, AgCN is mainly ये मैंने आपको बताया ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये इसका रीजन है मेन। ठीक, और एक रीजन इसका ये है कि ये आयनिक कंपाउंड होता है। तो दोनों ही रीजन इसके सही एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि KCN क्या करता है, एल्काइल साइनाइड बनाता है। However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। तो KCN वाले का असर्शन रीजन आ सकता है, KCN क्या देगा, एल्काइल साइनाइड देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये आयोनिक है, और इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि AgCN क्या देता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। क्यों देता है, क्योंकि AgCN क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, और इसमें नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गया पूरा? तो ये आपका यहां से NCERT से डायरेक्ट असर्शन रीजन भी आ सकता है। और ये आपके देखो यहां नीचे भी लिखा हुआ है, ये नीचे भी हाईलाइट करके लिख रखा है सेम पॉइंट। ठीक, ये भी पढ़ सकते हो या एग्जांपल से पढ़ लो। और ये आपके कृष्णा बैच की हाईलाइटेड PDF है, इसलिए मैंने बोला है अगर कृष्णा बैच आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा बैच से आप पढ़ के जाएंगे, चाहे जेईई मेन से चाहे नीट है, कोई भी क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। कृष्णा बैच की PDF से जो हाईलाइटेड पॉइंट मैंने आपको करके दे रखे, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, सेकंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। देखो इसमें ट्राइफिनाइल केटायन दे रखा है, तो 3-3 फिनाइल ग्रुप है, तो 3-3 प्लस M हो गए। यहाँ पे फिर ये डाइफिनाइल केटायन है, 2 प्लस M ग्रुप है, और इसमें आपका एक ये 3 और 2 5 अल्फा H है। ठीक, और ये जो है ना आपका ये ट्रोपोलियम केटायन है, दिस इज एरोमेटिक केटायन, और एरोमेटिक केटायन तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो एरोमेटिक केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर
एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस देखते हैं। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, किसमें ज्यादा है? अगर रेजोनेंस की बात करें ए और बी में ए में ज्यादा है, उससे कम बी और सबसे कम डी आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? सी ए बी डी, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, कर सकते हैं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी ऐसा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लो, एग्जाम में आएगा, मिस्टेक होगी। ये हर बार आप कर चुके हैं, नोट्स में मैंने करा रखा है, क्यों बार बार अपने को हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आज। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पहला अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पढ़ना इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट 1, in the oxalic acid versus KMnO4 in the presence of dilute H2SO4 titration, the solution needs to be heated initially to 60 degrees Celsius, but no heating is required in ferrous ammonium sulfate versus KMnO4 titration in presence of dilute H2SO4। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो इसमें आपको पता है ये एसिडिक मीडियम में होता है। इसमें MnO4 माइनस किस में जाएगा? MnO4 H प्लस के प्रेजेंस में 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है Mn2 प्लस में। ठीक, और ये ऑक्सैलिक एसिड जो है ये जाता है आपका CO2 में। ये आप सब जानते हैं। ठीक, ये रिएक्शन आप जानते हैं। अच्छा, इसमें ना अगर आप सीधी रिएक्शन लिखो, ऐसा होता है KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, क्या बनाते हैं ये बनाएगा आपका एक तो CO2 बना देगा और K2SO4 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और साथ में ये किस में चला जाएगा? MnSO4 में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है। और स्लो, कोई रिएक्शन स्लो है तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, जब इसमें ये MnSO4 प्रोडक्ट बन जाता है, ये ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है और ये प्रोडक्ट जब ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है ये खुद ही रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है, फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसने लिखा है इनिशियली 60 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना पड़ता है, ताकि एक बार रिएक्शन आप इनिशिएट करा सके। रिएक्शन इनिशिएट होगी, थोड़ा सा MnSO4 बनेगा, फिर लगातार ये कैटालिस्ट का काम करता जाएगा और रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बन जाती है थोड़ी देर के बाद। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ हीट नहीं करते, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट जो आपका है, फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe2+ ऑन हीटिंग क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ऑन हीटिंग, एक सेकेंड, ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू Fe2+, ये Fe3+, सॉरी। तो ये फेरस सल्फेट में, फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe किस में होता है? +2 में होता है, और ये +2 से किस में डिकम्पोज हो जाएगा? ये +3 में डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर आपकी रीडिंग क्या है? रीडिंग हमारी खराब हो जाएगी, एरर आ जाएगा, एरर इन एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स में हमारे एरर आ जाएगा। भाई करना क्या था कि MnO4 को फेरस अमोनियम सल्फेट से Fe2+ को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करना था, लेकिन जब आपने हीट किया खुद ही वो Fe2+ से Fe+3 में जाने लगा, तो सही से आपका टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जब टाइट्रेशन करते हैं इसको हीट नहीं करते हैं। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, सॉरी स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट, in oxalic acid versus KMnO4 titration, the initial formation of MnSO4 takes place at the high temperature which then act as catalyst for further reaction। यही तो मैंने आपको बताया है, जब आप इनिशियली रिएक्शन कराते हैं तो हाई टेम्परेचर पे KMnO4 MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये खुद किसका काम करता है? कैटालिस्ट का काम करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इन केस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4, हीटिंग ऑक्सीडाइज Fe2+ into Fe3+ by oxygen of air and error may be introduced in the experiment। ये भी सही है। Both statement 1 and 2 are true। Answer is 2। Answer is 2। और जिसने पढ़ रखा होगा ना ऐसे, उसका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, अभी जो आपको समझाया है, ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की इस बुक में है। जिन बच्चों ने पढ़ा वो जानते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आपका लास्ट में करवाया गया है और टाइट्रेशन शुरू में ही है। और टाइट्रेशन जहां पे शुरू में दे रखा है, इसमें सेकंड लेक्चर में अगर आप जाएंगे, सेकंड लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड पेज पे ये बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। इसका आंसर आ जाएगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है, मे बी नीट 2025 में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए।
क्योंकि देखो जेईई मेन 2025 में तो आया ही है, हो सकता है नीट 2025 में आ जाए। कैसे आ सकता है? एक तो जैसे इसने दो स्टेटमेंट लिख के दे दी है ना, स्टेटमेंट 1 और 2, और क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक, एक ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट को असर्शन लिख दे और सेकंड को रीजन लिख दे। तो उस केस में क्या होगा, उसमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या बोला है, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें इनिशियली जब रिएक्शन होती है तो आपको टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बट फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ KMnO4 का टाइट्रेशन करते हैं, उसमें आपको हीटिंग की जरूरत नहीं होती। ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करेंगे, इनिशियली रिएक्शन वेरी स्लो होती है, तो टेम्परेचर बढ़ा करके इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो MnSO4 जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑटो कैटालिस्ट का काम करने लगता है, और जैसे जैसे MnSO4 बनता है रिएक्टिविटी इस रिएक्शन की बढ़ती जाती है, और थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाती है। तो पहली लाइन तो सही है। दूसरी भी सही है कि फेरस अमोनियम सल्फेट के केस में हीट नहीं करते, क्योंकि हीट करने पे Fe2+ Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे आपके रिजल्ट में एरर आ जाएंगे। तो अगर ये पहला असर्शन रहा तो बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में अगर आप पढ़ेंगे यही बात लिखिए, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 में इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे बनेगा MnSO4 व्हिच देन एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर फर्दर रिएक्शन। वही बात तो लिखी जो मैंने बताया है। इन केस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4, हीटिंग ऑक्सीडाइजेस Fe2+ into Fe3+ by oxygen of air and error may be introduced in the experiment। वही बात है, हीटिंग करने पे Fe2+ Fe+3 में चला जाएगा, जिसके कारण एरर आ जाएंगे। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट सेकंड भी, अगर रीजन भी बनता है ये सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ऐसे असर्शन रीजन अगर आता नीट 2025 में, तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जेईई मेन ने स्टेटमेंट पूछा है तो नीट में आपके असर्शन रीजन बना के पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट कुछ लिखना तो लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन में हम यहाँ पे HCl को एज एसिडिक मीडियम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तो KMnO4 क्या करेगा, HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और फिर उसमें ऑक्सीडाइज होने के बाद जो Cl2 बनेगा ना, वो Cl2 KMnO4 के साथ साथ H2C2O4 को ऑक्सीडाइज करने लग जाता है, जिसके कारण सही रिजल्ट नहीं आते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा आपका इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब बाई 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसकी सेम एनर्जी होगी भाई? किन ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होगी? जो सेम सब सेल के होंगे, सेम सेल में सेम सब सेल के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। जैसे 3p का मान लीजिए 3px 3py 3pz तीनों की सेम है। मान लीजिए 3d के आपको d ऑर्बिटल दे रखे हैं, तो पांचों की एनर्जी सेम होती है। तो इसमें चेक करो, पहला तो क्या है 1s, दूसरा क्या है 2s, तीसरा है 2n = 2l = 1 2p, तीसरा है 3d और ये भी है 3d। तो इनमें 3d की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो d एंड d आ जाएगा। आंसर इज 1। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है, तो नीट 2025 में आ सकता है। आएगा तो आराम से कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक है भाई, ये हो गया आसान क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। बोथ एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बोल रहा है इंडिविजुअली दोनों कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब एसिड एल्डिहाइड भी वो रिएक्शन दे और एसीटोन भी वो रिएक्शन दे। पहला है आइडोफॉर्म रिएक्शन। देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन में हम ये जानते हैं ये COCH3 होना चाहिए, और I2NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं इसमें क्या बनता है? ये बनता है CHI3, येलो पीपीटी बनती है आइडोफॉर्म की। ठीक, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, और बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे आपका R आ सकता है, H आ सकता है ना, या कोई ऐसा आपका पार्ट आ सकता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, है ना। और इसमें ना आपके एल्कोहल वगैरह भी रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक, या यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, इसमें भी H और R आ सकता है जनरली अगर हम बात करें। और बाकी ये बचा हुआ पार्ट बन जाता है RCONA। बनता तो एसिड है लेकिन अल्कलाइन मीडियम से ये बन जाता है। अब देखो क्या, अब अगर हम बात करें एल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड तो ये टेस्ट देगा नहीं क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे अगर आप H लगा देंगे R की जगह पे तो ये बन जाएगा CH3CHO, ये रिएक्शन देगा आइडोफॉर्म रिएक्शन। और एसीटोन तो देगा ही देगा क्योंकि ऑल मिथाइल कीटोन गिव दिस टेस्ट। ठीक, तो पहला तो सही है, आइडोफॉर्म रिएक्शन ये दे रहे हैं। दूसरा है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन की अगर हम बात करें, कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है? कैनिज़ेरो रिएक्शन में
ओनली ऐसे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता। नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड, नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड, ये टेस्ट रिएक्शन देते हैं। होता क्या है कैनिजर रिएक्शन में, जब आप किसी नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्कली लाइक KOH NaOH के साथ कराते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। इसमें एक मॉलिक्यूल तो आपका अल्कोहल बना जाता है, रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड से, और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, तो अब इसमें एसिड एल्डिहाइड हो, इसके पास 3 अल्फा एच है, ये रिएक्शन नहीं देगा, और एसीटोन के पास भी 6 अल्फा एच है, ये भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तीसरा ये नहीं दे रहा। एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट होता है। अल्फा एच कंटेनिंग कार्बन, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। ठीक, तो एसिड एल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा, एसिड एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, और कीटोन भी रिएक्शन देगा, क्योंकि दोनों के पास अल्फा एच है। ठीक, एसीटोन और एल्डिहाइड दोनों देंगे। नेक्स्ट टोलेंस रीजेंट, अगर हम बात करें चौथे की, ये ए था, ये बी है, मैं तीसरा चौथा लिख दिया, ये सी था आपका, और ये डी है। तो एसिड एल्डिहाइड तो क्या करेगा, ये टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देगा, एजी इसकी सिल्वर ग्रे पीपीटी बन जाती है। ठीक, ये सिल्वर ग्रे पीपीटी बन जाएगी, लेकिन एसीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, हम सब अच्छे से जानते हैं टोलेंस रीजेंट टेस्ट नहीं देता है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, ये दोनों देंगे, क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन में ई में क्या होता है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब उसकी ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सीधा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। एसिड एल्डिहाइड का इथेन बन जाएगा, एसीटोन का प्रोपेन बन जाएगा। तो कौन से रिएक्शन दे रहे हैं, ए सी एंड ई। आंसर इज 2। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का। ठीक, देख लो आप कर देंगे भाई, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, ठीक है भाई, देखो ये JEE मेन 2025 का क्वेश्चन है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन नीट 2025 में रिपीट होते हैं तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। देखो है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। इसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं। कैसे होगा, बोल रहा है कि एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों कौन सी रिएक्शन इनमें से देंगे। सबसे पहला आइडोफॉर्म रिएक्शन, भाई आइडोफॉर्म भाई ओनली एसिड एल्डिहाइड एंड ऑल मिथाइल कीटोन क्या करेंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो पहली रिएक्शन तो हो जाएगी कैनिजर रिएक्शन, ऐसे एल्डिहाइड कैनिजर रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा एच नहीं होता। तो एसिड एल्डिहाइड के पास अल्फा एच से ये रिएक्शन नहीं देगा, और कीटोन तो वैसे ही रिएक्शन देते ही नहीं है, तो सेकंड वाला नहीं देंगे। सी वाले में एल्डोल कंडेंसेशन, ऑल अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो दोनों के पास अल्फा एच है तो दोनों रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट टोलेंस रिजेंट, भाई एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये तो टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करते हैं, लेकिन कीटोन आपका यानी एसीटोन टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा, ये नहीं आएगा। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl के साथ जब भी किसी कार्बन ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे तो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन कंपाउंड सीधा एल्केन बन जाता है। तो ये एल्डिहाइड भी देगा और एसीटोन भी देगा, तो ई वाला भी देगा। तो ACE ये एल्डिहाइड भी रिएक्शन देते हैं और एसीटोन भी रिएक्शन देते हैं, तो इसका आंसर आ गया सेकंड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 रिएक्शन एक क्वेश्चन में आ गई आपकी एक साथ, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 तो इसमें टेस्ट आ गए, आइडोफॉर्म टेस्ट और टोलेंस रिजेंट टेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में आएंगे ना तो हमें फायदा मिलेगा। जो बच्चे जीत सीरीज देख रहे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा पेपर में। कितने लेंथी लेवल के क्वेश्चन भी सर ने क्लास में करा दिए थे, और मैंने बोला है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, 160 प्लस हर बच्चे कराऊंगा, बस आप फॉलो करते चलो। कोई सजेशन है, कोई हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते चलो। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखो, which of the following oxidation reactions are carried out by both K2Cr27 and KMnO4। ये मैं आपको ना एक काम कर दो, या तो मैं सारी रिएक्शन यहां पे लिखवा देता हूं, या आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ दो। ठीक, एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन आपकी दी हुई है, वैसे मुझे तो याद है, मैं तो लिख भी सकता हूं। जैसे आपको बता देता हूं क्या होगा। अगर बात करें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम है तो पहले बात करेंगे हम KMnO4 की। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 है ना, KMnO4 में ये आपका KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक, ये MnO4 माइनस है, ये H प्लस के साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद किस में चला जाता है,
Mn2 प्लस में जाता है, ये आप जानते हो सब। वाटर वाटर बनेगा उसको छोड़ो, बैलेंसिंग हम रेडॉक्स में सीखते हैं। आप सब सीधा ये सीखो क्या बनेगा। अगर I माइनस है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, I2 में। और यहीं अगर सल्फाइड आयन होता है इसको ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में। Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में। और अगर ऑक्जेलेट आ जाए, ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्जेलिक एसिड में। नाइट्राइट आयन अगर आ जाए उसको ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट में। ये 5 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें K2Cr27 की, K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जो आपका डाइक्रोमेट आयन है इसमें क्रोमियम +6 में है, एसिडिक मीडियम में खुद जाता है क्रोमियम +3 में। इसका n फैक्टर 6 आता है क्योंकि 2 क्रोमियम है, +6 से +3 में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। लिखना चाहो यहाँ पे लिख भी देना, इसे 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, बाकी पानी वानी बनता रहेगा वो ठीक है, बैलेंसिंग रेडॉक्स में आता है। तो ये भी क्या करता है, ये I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, और Fe2+ को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करता है, Sn2+ को Sn+4 में ऑक्सीडाइज करता है। ये सारी आपके एसिडिक मीडियम की रिएक्शन आ गई, कर लेंगे, ये याद करना है, ठीक। अच्छा, इसमें अल्कलाइन मीडियम भी आता है KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, या फेंटली अल्काइन बोल दो या न्यूट्रल बोल दो, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। अब इसमें मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार काफी टाइम से नहीं आया है ना। KMnO4 में क्या होगा, MnO4- जो है ये यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लेके MnO2 में जाता है, खुद +7 से किस में चला जाएगा, +4 में चला जाता है। और रिएक्शन अगर आ जाए, एक तो I- को ऑक्सीडाइज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IO3- में। और अगर यहां पे आपका थायोसल्फेट आ जाए, थायोसल्फेट को ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट आयन में, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पे आपका आ गया खुद Mn2+ को ऑक्सीडाइज करता है MnO2 में। ये रिएक्शन है जो आपको याद करनी होती है, ठीक। पूरा रिवाइज करा दिया आपको D एंड F ब्लॉक की रिएक्शंस। मैं फिर रिपीट करूंगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, रिपीट बाद में कर दूंगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा था, K2Cr27 और KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में कौन से कन्वर्जन करेंगे। दोनों देखो, I- I2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सल्फाइड आयन सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है दोनों केस में, और Fe2+ से Fe+3 में जा रहा है। आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में कौन कर रहा है, अल्कलाइन या फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में। सल्फाइड को सल्फेट में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, ये भी आपका न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में। तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, A, B एंड C ओनली। आंसर 2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई नीट 2025 के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पे साफ साफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें आपके KMnO4 की रिएक्शन भी आ गई, K2Cr27 की रिएक्शन भी आ गई। एक ही क्वेश्चन में दोनों कंपाउंड की रिएक्शन पूछ ली। जेई मेंस ही ऐसा करता, नीट में जल्दी ऐसा नहीं होता। लेकिन हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना पूरा डिटेल में। रिवीजन कैसे कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+7 से +2 में जाएगा, और उसमें 5 रिएक्शन आती है। I- I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2+ को Fe+3 में, ऑक्जेलेट आयन को CO2 में, और नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में। ये आपके KMnO4 का एसिडिक मीडियम का ऑक्सीडेशन है। वही K2Cr27 क्या करता है, I- को I2 में, सल्फाइड आयन को सल्फर में, Fe2+ को Fe+3 में, और Sn+2 को Sn+4 में। एक और ध्यान देना, KMnO4 न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम देते तो Mn+7 से खुद जाएगा +4 में, I- को आयोडेट आयन में -1 से +5 में, और थायोसल्फेट को किस में करेगा, थायोसल्फेट को आपका ऑक्सीडाइज करता है ये सल्फेट आयन में, Mn2+ को ऑक्सीडाइज करेगा MnO2 में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था K2Cr27 और KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसको ऑक्सीडाइज करेंगे। पहला है I- को I2 में, सही है, दोनों कर रहे हैं। सल्फाइड को सल्फर में दोनों करेंगे, Fe2+ को Fe+3 में दोनों करेंगे। लेकिन आयोडाइड को आयोडेट में, ये न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में करता है। थायोसल्फेट को सल्फेट में, न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में करता है। तो A, B, C ये तीनों करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, कर देंगे नहीं कर देंगे।
अब देखो सारी रिएक्शन आपकी रिवाइज हो गई। सर बैलेंसिंग नहीं सिखाई आपने, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग हम रेडॉक्स में सीखते हैं। इसके अलावा K2Cr27 का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको उसमें कराया था, आपकी जो CRMTS टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें देखो यहाँ पे ना ये जो 6 बॉन्ड है CRO के, ये 6 CRO बॉन्ड इक्वल है, ठीक, ये 2 CRO बॉन्ड इक्वल है, ये रेजोनेंस के कारण इक्वल है, ये 2 प्योर सिंगल बॉन्ड है, और इसका जो एंगल आता है वो 126 डिग्री आता है। कितना आता है? 126 डिग्री। मैं पता कैसे याद रखता हूं, इसमें ये बीच में कॉमन ऑक्सीजन एटम है, डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम होते हैं, और जो ये 6 CRO बॉन्ड है ना, ये इक्वल बॉन्ड लेंथ है, ये बाहर वाले ऑक्सीजन एटम 6 के 6 क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो 1 2 क्रोमियम और 6 ऑक्सीजन एटम रेजोनेंस में 126 डिग्री। ये एंगल मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि इस बार नीट 2025 में पक्का पूछा जा सकता है। कर लोगे? बाकी इनके कलर वगैरह देख लेना, कलर आपको याद होंगे ही, ठीक। 1-2 रिएक्शन थी जो हीटिंग इफेक्ट के आते हैं वो सब मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, ठीक। तो एक बार भाई KMnO4 K2Cr27 को जरूर रिवाइज कर देना। अगर रिवाइज कर लोगे तो आपके फायदे के लिए रहेगा। फिर भी अगर देखना चाहो, मैं रिएक्शन तो एक बार दिखाई देता हूं आपको। ये देखो, ये सारी रिएक्शंस थी। सबसे पहले एक ये आपका K2Cr27 है, ये K2Cr27 है ना। सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन क्या है, ये क्रोमाइट और से करते हैं। क्रोमाइट और Na2CO3 के साथ O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है Na2CrO4 में, फिर Na2CrO4 एसिडिक मीडियम में Na2Cr27 बनाता है। तो सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन की रिएक्शन याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक, पहले भी मैं करवा चुका हूं। और जो आपका ना क्रोमेट और है, ये सॉरी क्रोमेट आयन है, ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चला जाता है, और डाइक्रोमेट में थोड़ा बेस डाल दोगे वो क्रोमेट में हो जाएगा। यानी ये एसिडिक मीडियम में रहता है और ये आपका बेसिक मीडियम में, मतलब बेसिक मीडियम में होता है। इसका कलर येलो आएगा, इसका ऑरेंज आता है, ठीक। ये एंगल वाला मैंने आपको करवा दिया। ये क्रोमेट आयन है, टेट्राहेड्रल यूनिट है, डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट जुड़ी हुई है CrO-Cr बॉन्ड से, इसमें बॉन्ड एंगल 126 डिग्री आता है, ये याद रखना। और ये प्योर सिंगल बॉन्ड लेंथ है 179 पिकोमीटर की है, जबकि ये 6 CrO बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस करेंगे, जिसके कारण इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो 163 पिकोमीटर आ जाता है, ठीक। बाकी ये देख लो और क्या है इसमें, और ये रिएक्शंस है। कहीं हीटिंग इफेक्ट इसमें भी था क्या? हीटिंग इफेक्ट इसने नहीं दे रखा, कहीं हीटिंग इफेक्ट इसमें हो तो देख लेना, है ना। इसमें देखो ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में, SN2+ को SN+4 में, Fe2+ को Fe+3 में। एक रिएक्शन बैलेंस करके भी देख रहा है, ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका परमैग्नेट आयन का पोटेशियम परमैग्नेट का प्रिपरेशन MnO2KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में K2MnO4 बनाएगा, जो एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट आयन बना लेता है। या ये भी मैंने आपको करवाया था, MnO2 को फ्यूज कर दो KOH के साथ, और KNO3 की प्रेजेंस में एयर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे मैग्नेट आयन में, मैग्नेट आयन क्या बना लेता है? MnO4- बना लेता है, ठीक। ये रिएक्शंस आ गई आपकी, ठीक। अब ये हीटिंग इफेक्ट देख लो, KMnO4 K2MnO4 MnO2 और O2 में टूट जाता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, इसमें ये रिएक्शंस आ गई। इसकी रिएक्शंस में ना आप सीधा याद कर लो, क्या याद करना है, ये I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सलेट को CO2 में, Fe2+ को Fe+3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, I- I2 में नीचे लिखा है। और ये आपका कौन सा आ गया? अब ये एसिडिक मीडियम की सारी रिएक्शन दिख रखी है नीचे, ये एसिडिक मीडियम की यहाँ पे सारी यहां तक, ठीक। और सल्फाइड को सल्फेट में लिख करता है, ये भी लिख लेना एक। और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में MnO4 क्या करेगा? I- को आयोडेट आयन में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, और Mn2+ को MnO2 में। सारा रिवाइज करा दिया। नीचे एक परमैग्नेटेड टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। और ये क्लोरीन क्या करने लग जाता है? ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने लग जाता है, जिससे हमारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो दोनों कंपाउंड पूरे रिवाइज करा दिए जीत सीरीज में आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और ये बच्चे भूलते हैं, तो आसानी से आपको रिवाइज करा पूरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपके उसमें CRM टेस्ट सीरीज में भी आ चुका है, और नीट में भी आ सकता है। आसान क्वेश्चन है, कर देंगे सब। सबसे पहला देखो क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, इधर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मीथेन ऑक्सीजन के साथ, वैसे तो क्या है, ये आपकी कंबशन रिएक्शन है, लेकिन इसको रेडॉक्स रिएक्शन में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन कर गया CH4 के साथ और CO2 और वाटर बना लिया। तो इसमें रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए? एक आपका एलिमेंट होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड कम से एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, और एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, और अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड के साथ मैच कर गया। थर्ड,
NaOH को आप डिकम्पोज कर रहे हैं सोडियम और H2 में। जब किसी का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी कंपाउंड का और वो एटलीस्ट एक आपका क्या बना दे, एलिमेंट बना दे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैच कर गया थर्ड के साथ। ठीक, इसमें दोनों ही एलिमेंट बन रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन। V2O5 कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। कैल्शियम ने क्या किया? V2O5 को डिस्प्लेस कर दिया वेनेडियम में, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ के साथ मैच कर गया। और यहाँ पे H2O2 में -1 से ऑक्सीजन -2 में जा रहा है और 0 में जा रहा है। ऑक्सीजन का साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है, देन इट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले में A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, आंसर 2 कर देंगे भाई, आंसर 2। और यह हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक हो जाएगा। ऐसे रिपीट करूं, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। सारे अच्छे क्वेश्चन आज देखना आप, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जेईई मेन में तो ऑलरेडी आ ही चुका है। देखो, जब कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसे कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन में क्या ऑक्सीजन क्या करता है आपका, किसी भी कंपाउंड का कंबशन करते टाइम उसको साथ कंबाइन करता है, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कम से कम एक रिएक्टेंट आपका एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो कंबशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट, अगर किसी रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें से एटलीस्ट एक अगर आपका एलिमेंट है, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ? NaOH, Na और H2 में डिकम्पोज हुआ, दोनों एलिमेंट बन रहे, सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और V2O5 कैल्शियम के साथ कैल्शियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया और वेनेडियम को रिड्यूस कर दिया वेनेडियम में, यानी कैल्शियम ने वेनेडियम मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जाए, देन इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन -1 से -2 और 0 में जा रहा है। कर लेंगे ना भाई ऐसे? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, मैं इसको लिखूंगा, शानदार क्वेश्चन है। ठीक, ये जेईई मेन 2025 का शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन नीट 2025 में आएंगे तो आप बच्चों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा जो जीत सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, देखो, ए वीक एसिड HA हैज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, which option give the correct expression of pH minus pKa। कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले HA को आप ऐसे लिखोगे H प्लस और A माइनस। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, इनकी 0 रही होगी, इसमें से CX टूटेगा क्योंकि X क्या है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये CX बनेगा, ये CX बनेगा। अब आप Ka लिख देंगे एसिड का, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HA की कंसंट्रेशन। Ka इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन को मत लिखो CX, बस इनको लिख लो CX, और इसकी नीचे कितनी है C इंटू 1 माइनस X, तो C से C कैंसिल, ये बच गया H प्लस इंटू X अपॉन 1 माइनस X। देन टेक माइनस लॉग बोथ साइड, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा माइनस लॉग X अपॉन 1 माइनस X। तो ये क्या कहलाएगा? pKa, और ये कहलाएगा pH, और ये माइनस लॉग X अपॉन 1 माइनस X। इसको सोल्व करने पे आ जाएगा pH माइनस pKa, pK इधर लेके आए, उसको उधर लेके जाओ लॉग वाली टर्म को, लॉग X अपॉन 1 माइनस X। कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर इज थर्ड। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन जो जेईई मेन से नीट 2025 में एज इट इज कॉपी हो सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा, लगभग सेकंड अटेम्प्ट का ये है क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल किसकी होगी? स्क्वायर किसमें बन, देखो BRF5, इसमें अगर हम बात करें, ये देखो, ये इसमें स्क्वायर बन गया एक तो, और ये पिरामिड बन गया, यहां लोन पेयर आ जाएगा। सिमिलरली जिनोन XeOF4 में भी देखेंगे तो इसमें भी ये आपका स्क्वायर बना और ये आपका पिरामिड और ये लोन पेयर, ये बोथ है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो, वैसे ज्योमेट्री में तो लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं, लेकिन कई बार है ना एनसीईआरटी में भी ऐसी मानता है, वो शेप को भी ज्योमेट्री मान लेता है। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल है ये स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक, और वैसे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री तो कभी होती ही नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल तो ओनली शेप होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कभी नहीं आती, यहाँ पे ये शेप ही हमेशा आता है। ठीक, आपने देखा कभी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री? आपने ज्योमेट्री क्या देखी है? लीनियर देखी है, फिर आपने ट्राइगोनल प्लेनर देखी है, टेट्राहेड्रल देखी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देखी है, या ऑक्टाहेड्रल और देन
पेंटागोनल बाइपिरामिडल देखी है, लेकिन ऐसी ज्योमेट्री आपने नहीं सुनी, ये सिर्फ शेप आता है। तो इन दोनों का है, पहला ही आंसर आ जाएगा। बाकी इनका बना के देख लो, इसका तो मैंने बना ही दिया, बीआरएफ का 5 का, पीसीएल 5 का, और इसका और बना देता हूं। एसबीएफ 5 जो है आपका, ये दोनों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएंगे, ये टीबीपी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिमिलरली पीसीएल 5 भी, ये भी आपका टीबीपी ही है, ठीक है ना भाई, कर देंगे ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन आर। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। NaHCO3 क्या करता है भाई, अगर आप कोई एसिड ले लें, एसिड की रिएक्शन कराएं NaHCO3 के साथ, तो ये क्या करता है, ये आपका ना ये बनाएगा RCONA। ये खुद तो करता है बेस का काम, और ये H2CO3 बना देता है, जो कि फर्दर CO2 और वाटर में इजीली टूट जाता है। अगर यही रिएक्शन आप फिनोल के साथ करवाएंगे, फिनोल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 की, ये टेस्ट नहीं देता है। और फिनोल में अगर आप ऐसे, जैसे मान लीजिए यहां पे फिनोल में आपने NO2 ग्रुप लगाया और ये रिएक्शन कराई, ये -M ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, ये आराम से आपका सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और पैरा पे NO2 रहेगा, साथ में CO2 के एफरवेसेंसेस बनेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? इसमें नहीं बनते, क्योंकि फिनोल जो है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन H2CO3, और कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दे सकता, ठीक। और अल्कोहल तो ये रिएक्शन देंगे ही नहीं, अल्कोहल ये रिएक्शन कभी नहीं देंगे, ठीक। तो ये बात समझ में आई। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के एफरवेसेंसेस कौन देता है, कोई भी एसिड जो आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट देंगे, लेकिन फिनोल ये टेस्ट नहीं देता। बट फिनोल के जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं, ठीक, नाइट्रो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे पैरानाइट्रोफिनोल हो गया, 2,4,6 पैरानाइट्रोफिनोल है, पिक्रिक एसिड है, वही रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू -M ग्रुप, ठीक। तो ये दोनों अब देख लो कौन सा आएगा। पहला ये तो बेंजोइक एसिड है, COOH ग्रुप, ये रिएक्शन देगा, CO2 का एफरवेसेंस देगा, बी नहीं देगा। अब इसमें देखो ट्राई नाइट्रोफिनोल है, ये तो आराम से देगा, और ये भी आपका एसिड है, ये भी आराम से रिएक्शन देगा। लेकिन इसमें देखो OH, यहां +M ग्रुप लगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होगी, रिएक्शन नहीं देगा। तो कौन सा दे रहा है, ACND आंसर 3। ये हमारा फर्स्ट या ज्यादा से ज्यादा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में आने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस पैटर्न क्लास में करवा चुका हूं, CRMTS में कराए हैं, कृष्णा बैच में पढ़ाए हैं, रैंकर बैच में, रैंक बूस्टर कोर्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन टफ नहीं होते, थोड़े से लेंथी होते हैं। जहां नीट का क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर सकते हो, वहीं जेईई मेंस का क्वेश्चन करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 में आया है, तो नीट 2025 में आ सकता है। कैसे, क्या पूछा है, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन आर। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये अपने से, जैसे ये बेसिक कंपाउंड होता है, और जब ये रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ, सोल्ट बनाता है और साथ में H2CO3 बनाएगा, जो कि टूट जाता है किसमें, CO2 और वाटर में। तो जो भी कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा, उसके साथ ये रिएक्शन देगा और CO2 के एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस करेगा। इसमें कौन से एग्जांपल आ गए, जैसे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके आ गए। लेकिन फिनोल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज फिनोल इज लेस एसिडिक देन H2CO3। बट अगर फिनोल के आप नाइट्रो डेरिवेटिव लेके आते हैं, जैसे पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव हो गया, 2,4 डेरिवेटिव हो गया, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हो गया, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, वो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, यानी वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, जिसके कारण फिर NaHCO3 इन नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। बोलो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। तो ऐसा हो जाएगा, और यहां पे फिर आप चेक कर देंगे कौन से कंपाउंड आएंगे। ये देखो बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CO2 के एफरवेसेंस देगा, फिनोल नहीं देगा। ये आपका पिक्रिक एसिड आ गया, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये देगा आराम से। ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी रिएक्शन देगा। लेकिन फिनोल में ये +M ग्रुप लगाइए तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम करेगा, ई वाला देगा। तो ACND ये रिएक्शन देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई इसको वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक। लिखो जल्दी से।
नेक्स्ट देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। देखो हम जानते हैं भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका रेडियाई डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। पहले अगर ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे ये n इक्वल टू थर्ड के है, थर्ड पीरियड के, और ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं। तो थर्ड पीरियड वालों का साइज सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होगा, और इसमें मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, और सेकंड पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, तो कार्बन का बड़ा होगा। ऑप्शन से पहला सही है। दूसरा, ये एल्यूमिनियम का थर्ड पीरियड का है और ये बाकी सारे सेकंड पीरियड के हैं, तो सेकंड पीरियड वाले एल्यूमिनियम से छोटे होंगे। और इन तीनों में बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा, ये भी सही दिया है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें यहाँ पे सिलिकॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम से बड़ा बेरिलियम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है जबकि ये थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड वालों का साइज सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सिलिकॉन से छोटा फास्फोरस, उससे छोटा क्लोरीन, से छोटा फ्लोरीन, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तीन तो आपके थर्ड पीरियड के हैं और ये सेकंड पीरियड का सबसे छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं। देखो जब भी हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट एग्जाम में सीधा ये पूछता है भाई ये चार दे देगा, इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा। लेकिन जेईई मेंस क्वेश्चन को लेंथी करता है, उसने क्या किया, चार में चार अलग अलग आपको एलिमेंट दिए हैं और उनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा है। तो ये चारों आपसे चेक करवाता है, तो जेईई मेंस ऐसे लेंथी हो जाता है। और जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनके सोल्व करने की प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे जीत सीरीज के थ्रू हो रही है। ठीक, बाकी सीआरएमटीएस में आप नीट 2025 के लिए अच्छे क्वेश्चन कर चुके हो। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40। भाई वो पूछ रहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना होगा, यानी यहाँ पे ये डेल्टा टीएफ दे रखा आपको, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक, मोलर मास उसका दे रखा है। अब यहाँ पे इसने दिया I इंटू के एफ इंटू एम करते हैं। जब भी आपको ना ये नहीं दे रखा ना कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, जब तक आपको I ना पता हो, 1 कंसीडर करते हैं। ये 0.40 दिया डेल्टा टीएफ, इसको 1 माना, के एफ हमें बताना है, और मोलिलिटी कितनी होगी, 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो 1 ग्राम सोल्यूट, उसका मोलर मास कितना है 256, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, अब टोटल सॉल्यूशन कितना है 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स, अच्छा 50 ग्राम सॉल्वेंट ही दे रखा है, ठीक, तो 50 मान लो, ये 0.00, ये 50 को ऐसे लिख दो 50 बाई 1000, ठीक। तो अब इसको अगर लिखोगे के एफ विल बी इक्वल टू 0.40, है ना, मल्टीप्लाई बाई 50 बाई 1000 गुणा में 256 आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, गया 20 पे, और 20 पे ये जाएगा फिर 0.02 पे, है ना, 0.02 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 2 जा 4, 5.12 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा, है ना। कौन सा आंसर आ रहा है चेक कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2025 में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक। जेईई मेन में इंटीजर टाइप पूछा है, हो सकता है नीट 2025 में ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट बी पूछ लिया जाए, या ऐसे ही प्रोडक्ट बी का मोलर मास पूछ लिया जाए। क्या करना है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एमजी ड्राई ईथर के साथ। एमजी ड्राई ईथर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा क्लोरोबेंजीन का, ये एमजी ड्राई ईथर, इसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन फिर किसके साथ करवाई, CO2 के साथ, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे आपको पता है ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन फिर कराई किसके साथ, NH3 के साथ, हीट कर दिया, हीट करने पे ये बनेगा आपका बेंजामाइड। और बेंजामाइड की रिएक्शन जब हम Br2NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। बोलो कोई डाउट है क्या। तो यहाँ पे ए जो बना था वो आपका बना था
बेंजामाइड। क्या बना? बेंजामाइड। और ये क्या बन गया फाइनल? बी बन गया आपका एनिलीन। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहा है, क्लोरोबेंजीन 11.25 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस खालिस्तान इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम ऑफ प्रोडक्ट बी। तो बताओ क्या यहाँ पे कितना आएगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखो क्लोरोबेंजीन का मास कितना होता है? क्लोरोबेंजीन का ये होता है C6H5Cl। ये 12 6 था प्लस 5 प्लस 35.5, ये 70 कितना हो गया 7, और उसमें 35.5 ऐड करोगे ये हो जाएगा 112.5। और अब इसने देखा 11.2 मिलीग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना आया? 11.25 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाई 112.5, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मोल। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? 1 मोल क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस गिव्स 1 मोल एनिलीन, 1 मोल एनिलीन, और यहां पे लिख दोगे 10⁻⁴ मोल क्लोरोबेंजीन गिव्स 10⁻⁴ मोल एनिलीन। एनिलीन का मास चेक करो अब कितना होता है। एनिलीन का मास होता है C6H5NH2 है, तो 12 6 72 और 5 77, और 2 हाइड्रोजन NH2 वाले 79 और 14 उसका 93। तो इसका मास हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 93। ऐसे लिख दो इसको, 93 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। अब ये पूछ रहा है मिलीग्राम में, तो इसको लिख सकते हो 93 इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम। तो कौन सा आंसर आ गया? 93 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर 93 आया। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नीट में आ सकता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 रिवीजन, क्योंकि जेई मेंस में आ चुका तो नीट में अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जेई मेन 2025 का ये क्वेश्चन नीट 2025 में कॉपी होने पे जो बच्चे जीत सीरीज के वीडियो देख रहे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या पूछा है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई, पहले इसने आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सोल्व कराई, फिर इसने थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया है। सबसे पहले जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराएंगे क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, जो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड बनेगा, और अमोनिया के साथ हीट करने पे क्या करता है? बेंजामाइड बनाएगा। फिर ये हो गया ए बेंजामाइड Br2NaOH के साथ होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, एनिलीन बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है 11.25 मिलीग्राम अगर क्लोरोबेंजीन ली जाती है तो यहां पे बताओ एनिलीन कितना बनेगा, वो बताना आपको। यहां पे फिल इन द ब्लैंक इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम। अब देखो जो क्लोरोबेंजीन उसका मास होता है 112.5 और इसने मास दिया 11.25 इंटू 10⁻⁻3, तो डिवाइड बाई मोलर मास क्या? 10⁻⁴ मोल आ गया। रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लोरोबेंजीन का 1 मोल एनिलीन का 1 मोल देगा, तो 10⁻⁴ मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस 10⁻⁴ मोल ऑफ एनिलीन। तो इसका मास कितना आ जाएगा? 93 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, जिसको आप लिख सकते हो 93 इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम। तो ये 93 आ गया। तो नीट में हो सकता है वो डायरेक्ट सिर्फ आपसे जो प्रोडक्ट बी बना है उसका मोलर मास पूछे, या प्रोडक्ट बी जो बना है उसका स्ट्रक्चर पूछे। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट लिखो। ठीक है भाई, कर लिया नोट? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो डायरेक्ट आपसे क्या ये रिएक्शन दे देगा एज इट इज, और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट बी क्या बना है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है इसका मोलर मास पूछ सकता है, या जैसा जेईई मेंस में पूछा गया वैसा पूछता तो ये थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन की तरह नीट में भी आने चाहिए, इससे कट ऑफ भी कंट्रोल होगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एडवांटेज मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, खास करके जो जीत सीरीज को फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा एडवांटेज तो उन्हीं को मिलेगी। ठीक है ना? अब ये देखो, ये आपका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो स्टार्च गिव्स, स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, तो वो गलैक्टोज नहीं देगा भाई, वो ग्लूकोज देता है। याद करना है स्टार्च से क्या मिलेगा? स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज मिलता है। वही केन शुगर यानी सुक्रोज की अगर बात करें, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पे इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 50% ग्लूकोज देगा, 50% फ्रक्टोज देता है। मिल्क शुगर का मतलब होता है लैक्टोज हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें, अमाइलोपेक्टिन हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं देगा, वो ओनली ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ओनली
ग्लूकोज, और अमाइलोज भी हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी सही है? करेक्ट कौन सा है? बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली। तो आंसर 2 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, कर देंगे भाई, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। बी, सी, डी, डी तो रॉन्ग है यार, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, माय फॉल्ट। बी, सी, ई आंसर फर्स्ट में है, बी, सी, ई आंसर फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में लिख लो। ठीक, सिंपल याद रखो, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज बनता है। अमाइलोपेक्टिन या अमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे भी ग्लूकोज बनता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में बनेंगे, और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे आपका ग्लूकोज एंड लैक्टोज बनता है। कर लेंगे याद? ठीक, सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें ये लिख दिया था मैंने, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा आएगा? 15। इसमें क्या कर रखा है? मैच लिस्ट वन विद लिस्ट 2। पहले में कॉम्प्लेक्स रखा, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन। अब COF63 माइनस है, इसमें कोबाल्ट क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 में F माइनस क्या है? वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। 4s खाली होगा, 4p खाली होगा, और 4d खाली होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये 3d, ये 4s, ये 4p, 4d। तो ये 4s, 4p और 4d के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो sp3d2 कौन से में है? ए मैच कर गया थर्ड के साथ। बी आपका क्या है? NiCl42 माइनस। इसमें निकिल +2 में है, निकिल +2 में क्या होता है? 3d8 होता है। 3d8 अगर रहेगा तो इसमें क्या आएगा? 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s खाली है, 4p खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप जानते हैं Cl क्या है? वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो 4s 4p के ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। ये मैच कर गया आपका 2 के साथ। नेक्स्ट C आया आपका CONH36 3+, इसमें फिर कोबाल्ट 3+ है, और ये 3d6 है। तो इसमें पेयरिंग होगा, इसमें पेयरिंग होगा, क्या हो जाता है? T2G6 और EG0 हो जाता है, जिसमें क्या, अब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो यहाँ आना था वो यहाँ पेयरिंग कर जाएंगे ऐसे। ये 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4s खाली, 4p खाली। तो ये ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें NiCN42 माइनस की, NiCN42 माइनस, इसमें क्या होता है? निकिल 2+ में है, ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 3d8 में फिर से पेयरिंग कर जाएंगे सारे, और सारे पेयरिंग कर जाएंगे तो कैसे दिखाओगे आप? यहाँ पे ये देखो, ये दिखाओगे T2G6 EG2, और ये पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ना, ये पेयरिंग कर गया, तो ये D का 1 और 3D का 1, 4s और 4p के 2, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इसका कोबाल्ट का है D2sp3। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, और ये है D2sp3 इसका, और ये DsP2। A का 3, B का 2, C का 1, D का 4, आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट तक तो ये भी जाएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना कौन से में पेयरिंग, कौन से में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन ढंग से सोल्व करना है। कुछ लिखना इसमें भी आप लिख सकते हो, बाकी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है इसमें? पढ़ो इसको, मेरे साथ साथ सोल्व करो। प्राइमरी अमाइन डू नॉट गिव डायजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक मीडियम। अरे प्राइमरी अमीन ही तो देते हैं, प्राइमरी अमीन RnH2 NaNO2 HCl के साथ लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, या उससे इसमें कम टेम्परेचर रखा था है, ये Rn2+Cl- बनेगा, ये अनस्टेबल होता है। जबकि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की अगर बात करेंगे तो ये क्या करेगा? स्टेबल एट लो टेम्परेचर, ये स्टेबल एट लो टेम्परेचर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH फॉर्म कार्बोलामाइंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे RnH2 ले आए या AR ले आए, एरोमेटिक ले आए, इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH में, तो ये क्या करता है?
ये आपका आइसोसाइनेट बना लेता है और फाउल स्मेलिंग गैस आती है, इसमें गंदी स्मेल आती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन ऑल्सो गिव कार्बिलमाइन टेस्ट, नहीं, ये प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं और प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के SO2 लगा और ये Cl लगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। टर्सरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली, नहीं भाई, यहाँ पे जो आपका प्राइमरी अमीन रहता है, प्राइमरी अमीन क्या करेगा, अगर ये हिंसबर्ग रिएजेंट आपका, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, दिस प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली होता है क्योंकि इसके पास एसिडिक H होता है, पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन जो है वो HR हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो कर जाएगा, प्रोडक्ट क्या होता है, इनसोल्यूबल इन अल्कली, इनसोल्यूबल इन अल्कली। ठीक, लेकिन अगर आप टर्सरी अमीन यहां पे ले गए आएंगे, टर्सरी अमीन विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये बोल रहा है वो इजीली रिएक्ट करेगा, रॉन्ग हो गया। तो अब आपसे क्या क्या पूछा था इसने, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सी है, बी है एक तो और एक डी है, बी एंड डी ओनली, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन मानो क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी तो है ही, एक क्वेश्चन आपको स्टेप पढ़ना पड़ा है, सेकंड अटेम्प्ट में ही जाएगा ये, भले ही कैलकुलेशन नहीं लेकिन लेंथी क्वेश्चन देख लो, जेईई मेन के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में आया है। अगर नीट 2025 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली जीत सीरीज फॉलो करने वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। क्या लिखा है, पहला आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, प्राइमरी अमीन डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक कंडीशन, बिल्कुल सही है। अरे प्राइमरी अमीन ही तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो स्टेबल बनाएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि जो एलिफेटिक होते हैं वो स्टेबल नहीं बना पाते, उनके जो एरोमेटिक अमीन, उनका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन हीटिंग गिव ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड इथेनॉलिक KOH फॉर्म कार्बिलमाइन, बिल्कुल सही है। आइसोसाइनेट टेस्ट है, प्राइमरी अमीन देंगे, सेकेंडरी टर्सरी अमीन ये टेस्ट नहीं देंगे। सी में लिखा सेकेंडरी टर्सरी अमीन आल्सो गिव कार्बिलमाइन टेस्ट, रॉन्ग है। नेक्स्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये इसका फॉर्मूला और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टर्सरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली, भाई प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि अल्कली में सोल्यूबल होता है, सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में इनसोल्यूबल होता है, टर्सरी अमीन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, रिएक्ट ही नहीं करते, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, बी और डी करेक्ट है। ठीक, पूरा रिवाइज भी करा दिया आपको। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, consider an elementary reaction A plus B is converting into C plus D. If volume of the reaction mixture is suddenly reduced to 1/3 of its initial volume, the reaction will become X times of the original reaction rate. The value of X is. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है भाई, इसमें पूछा है A plus B रिएक्ट कर रहा है, C और D बन रहा है, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन है, इसमें अगर हम रिएक्शन मिक्सर की वॉल्यूम इनिशियल का 1/3 कर दें तो बताओ रेट जो है रिएक्शन का वो x टाइम हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। इसमें देखो इसने कोई रेट लो लिखा, और रेट लो नहीं लिखा, एलिमेंट्री रिएक्शन हो उसका रेट लो हम डायरेक्ट सीधा क्या लिखते हैं, k इंटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये लिख लिया जाता है। तो ये रेट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। अब कंसंट्रेशन आपको पता क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम को अगर 1/3 करोगे, अगर वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम होगा कि नहीं होगा, और कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पे रेट क्या लिखो, k इंटू 3a इंटू 3b, और दोनों में 3 बाहर आ गया तो r डैश इक्वल टू 9 इंटू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b, r डैश इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ जाएगी। आंसर इज सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये हो जाएगा आपका पहले अटेम्प्ट में, या ज्यादा से ज्यादा दूसरे अटेम्प्ट में, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या आएगा, 18th क्वेश्चन, द प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज, सॉलिड को हीट किया, उसका वेपर बने, वेपर को कूल करके सॉलिड बना दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। जैसे आपके एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा आपने, एक ऐसे इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई है और इस ट्यूब में उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉटन लगा रखी है, कॉटन फंसा रखी है यहाँ पे, ठीक, कॉटन से इसको बंद कर रखा है ताकि बाहर कुछ ना जाए,
और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका वो चाइना डिश रखी होती है, ये चाइना डिश है। अच्छा चाइना डिश थोड़ी सी ना इसको टचिंग रहेगी ऐसे, ठीक। यहाँ पे आपका इम्प्योर NH4Cl है, ये क्या है, इम्प्योर NH4Cl है। तो फिर क्या बनेगा, अब इसको हीट कर दो, हीट अगर कर देंगे इसको, हीट करने से क्या है, जो NH4Cl है ये एवेपोरेट होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और यहां जाकर के क्या है, ये प्योर HCl प्योर NH4Cl क्या हो जाता है, बैठ जाएगा, मतलब जाकर के क्या बोलेंगे, इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, इसके वेपर्स बनेंगे यहां से और ऊपर जाके ये कंडेंसेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। आंसर इज टू, वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is are correct with respect to the energy of atomic orbital of hydrogen atom। ए बी सी डी में आपको हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर दिया गया है और ये पूछा इनमें से कौन सा सेट करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो भाई, पहले तो मैं लिखूंगा नीट 2025 में ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा। क्या बोला, नीट 2025 में क्वेश्चन एज इट इज आएगा। क्यों बोला, क्योंकि ये जेईई मेन 2025 में पूछा जा चुका है और इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक नीट एग्जाम में नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाए। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये आपको ना 4 सेट दे रखे हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के ऑर्डर का, आपको ये बताना कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होते हैं, यानी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, उनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। अगर n सेम हो जाए तो एनर्जी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बोलो कोई डाउट है क्या। तो सबसे पहले 1s की एनर्जी सबसे कम, 1s से ज्यादा किसकी होगी, 2s की, 2s और 2p की इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों का क्वांटम नंबर सेम है। उससे ज्यादा 3s की, 3s 3p 3d की इक्वल। सिमिलरली 4s 4p 4d 4f की इनसे ज्यादा होगी, बट आपस में इन चारों की इक्वल हो जाएगी। अब इसमें बताओ, चेक करो कौन सा आंसर आएगा। पहला 1s से ज्यादा 2s और 2p की इक्वल, उससे ज्यादा 3d की और उससे ज्यादा 4s की, पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक करो, 1s से ज्यादा 2s और 2p की इक्वल और उनसे ज्यादा 3s और 3p की इक्वल, ये भी सही है। देन 1s से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, ऐसा नहीं होता। 3s 2s 2p की इक्वल होती, 3s 3p की इक्वल होती, रॉन्ग। 1s से ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 4s की, उससे ज्यादा 3d की, नहीं। ये जो 4s से ज्यादा 3d की उसने दी है ना, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में होता है, जिसमें n+l रूल पे n+l रूल फॉलो होता है। n+l रूल, n+l की वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी बढ़ती है, ठीक। ये रॉन्ग हो गया। तो कौन सा करेक्ट है, ए एंड बी, आंसर इज 2। और ये हो गया आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलो कोई डाउट है क्या। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो क्या होता है, अगर यहां पे हम बात करें फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उनमें क्या रहता है भाई, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज n+l की वैल्यू इंक्रीज, एज n+l वैल्यू इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, और n+l की वैल्यू सेम हो जाए, देन एज n इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज। याद है आपको। जैसे इसमें जल्दी अगर हम बात करें, 1s से ज्यादा 2s की होती है, उससे ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की, 3p से ज्यादा यहाँ पे किसकी आती है, 4s की, और 4s से ज्यादा 3d की, फिर 4p की, ठीक। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। 4p से ज्यादा किसकी आ जाएगी, 5s की आ जाएगी, 5s की, उससे ज्यादा किसकी आ जाएगी, 4d की आ जाएगी, और उससे ज्यादा 4f की। ये ऑर्डर आता कि नहीं आता, ठीक। और 4f में भी, इससे भी 4f से भी ज्यादा किसकी, 4f से पहले कौन आएगा, 6s आता है। अब देखो जो ऑर्डर यहाँ पे ना, n+l की वैल्यू देखना आप, इसका 1 आएगा, इसका 2 + 0 2, इसका 3, ये 3 + 0 3, और ये 3 + 1 4, 4 + 1 4, 3 + 2 5, और 4 + 1 5, और 5 + 0 5, ये 4 + 2 6, और सॉरी 4d भी आगे जाएगा ना, नहीं सॉरी सही है ये तो। और 4d से ज्यादा ये 4d से ज्यादा 4p तो दिखा ही नहीं हमने, 4p भी तो आना था यहाँ पे, 4p आप पीछे आ चुका है। 4p से ज्यादा, 4d से ज्यादा 5p की, और 5p से ज्यादा अब आएगा आपका 6s, देन 4f, है ना, ऐसे आएगा। अब इसमें देखो ये कितना है, इसकी भी 6, और 6 + 0 6,
तो यहाँ पे आपने देखा जहां पे n प्लस एल सेम आ रहा है तो जिसका n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जहां पे n प्लस एल सेम आया जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फिर इसमें आप क्या देखेंगे, ये तीनों का 5 था तो 3 4 5, n बड़ा एनर्जी बढ़ी। 4 या तीनों का n कितना है, n प्लस एल कितना है 6, 4 5 6, तो जैसे n बढ़ा एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे कर सकते हैं आप सबका, है ना। ठीक, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने व्हाइट से लिखा है, बाकी हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये जो था ना 3D की 4s से ज्यादा होती है, इसमें ध्यान देना, ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले देखो भाई O2 में आपको पता है इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, n इक्वल टू 2 होता है। हम पढ़ते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके बाद आया पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। तो करते हैं ना आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें n इक्वल टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर O2 प्लस में तो वैसे ही 15 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, n इक्वल टू 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। O2 माइनस, इसमें आपके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा एक्स्ट्रा, तो 2 पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है। और अगर बात करें NO की, NO में भी कितना है 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी n इक्वल टू 1 है। ठीक, NO2 में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 8 16 और 7 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऐसे रहता है ना। ये होता है NO2 आपका, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 4 ये हो गए, एक ऊपर वाला 5, और इसमें CO तो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, ये देखो K2NiCl4 भी आपका पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें निकिल 2 प्लस में आएगा, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे होगी 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s और 4p खाली रहेगा इसका, तो n इसमें 2 आएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक, ये भी पैरामैग्नेटिक है। CONH3 प्लस, इसमें कोबाल्ट 3 प्लस में आएगा, 3d6 होता है, तो इसमें T2G6 Eg0 आएगा। ये n निकिल 2 प्लस में आएगा, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए इसमें T2G6 Eg2 आएगा, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 आएगा, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 आपके 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक, ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बन जाता है। नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है हो सकता है एक आधे क्वेश्चन एग्जामिनर इस बार ऐसा पूछे, जैसे यही क्वेश्चन आपको दे दिया और इसमें पूछ लिया, आंसर ऑप्शन बना देगा 1 2 5 6 इस टाइप से, है ना। कर लोगे ना भाई, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हो जाएगा सोल्व। तो ये थे आपके जेई मेन 28 अप्रैल सेशन, सॉरी जेई मेन 2025 में जनवरी सेशन के 28 जनवरी के 2 शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। पहली शिफ्ट के 10 क्वेश्चन लिए, दूसरी शिफ्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। और आपने देखा, देखो टाइम अपना लगभग हर वीडियो में भाई घंटे से ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां मुझे लगता है कि एग्जामिनर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है या एग्जाम में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो कोई बच्चा अगर सोल्व नहीं कर पाता, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मैं सिखा रहा हूं उतना सीखने की कोशिश करो। आप खुद देखो, जब मुझे टाइम लग जा रहा है तो आपको तो लगेगा ही लगेगा 1 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम। अगर कोई बच्चा ये 20 क्वेश्चन 25-30 मिनट में भी सोल्व कर देता है, बहुत अच्छी बात है। सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो सोल्व जितना हो जाए बढ़िया बात है, नहीं तो वीडियो देखते रहो, जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं उनको फॉलो करते रहो। और वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन होगा, आगे के वीडियो उतने अच्छे मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और मैं आपको कहूंगा लास्ट टाइम पे आप CRMTS के 10 मेजर टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख के जाएं, अपने मिस्टेक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एनालिसिस करके जाएं, और जेईई मेन की जो जीत सीरीज हमने की है ये भी अगर आप एक बार देख जाते हैं, इसकी मिस्टेक एनालिसिस कर जाते हैं, तो ये और भी अच्छी बात आपके लिए होने वाली है। ठीक, तो इन वीडियोज को अच्छे से फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। कोई सजेशन है वो कमेंट करके बताएं, आपको वीडियो कैसा लगता है, आपके वीडियो से कैसे हेल्प हो रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, और सबको बताना है कि बीवाइज क्लासेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाता है, बच्चों को उनकी मिस्टेक सिखाता है, और यहाँ पे ओनली पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखाया जाता है, और लास्ट तक बच्चों का साथ दिया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, एग्जाम डे तक उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जाता है। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का बीवाइज क्लासेस, जहां पे बच्चे की हर टाइप की मदद की जाती है, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है या आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी, मोटिवेशन या आपका जो भी हेल्प है वो सब की जाती है। तो प्लीज आप ये दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, और आगे हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी अपने सजेशन साथ के साथ जरूर देते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।